जब भी किसी फर्म का यानी कि साझेदारी संस्था का विघटन होता है यानी कि समापन होता है, तो उस कंडीशन में उस फर्म के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 खाते जो है वो तैयार किए जाते हैं, ठीक है। जिसमें से कि पहला जो खाता है वो होता है वसूली खाता, ठीक, वसूली खाता, जिसे कि हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट भी कहते हैं, ठीक। दूसरा जो होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वो होता है साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदारों का पूंजी खाता यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा, यदि साझेदारों से संबंधित कोई ऋण है तो साझेदारों का ऋण खाता। और लास्ट में जो है वो रोकड़ या फिर बैंक खाता, ठीक है, जैसा भी हमारा क्वेश्चन रहेगा वो। तो ये 4 खाते जो हैं वो मुख्य रूप से किसी भी साझेदारी संस्था के समापन के समय बनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत आर्थिक चिट्ठा नहीं बनाया जाता है। आर्थिक चिट्ठा क्यों नहीं बनाया जाता है कि जब फर्म बंद हो गया यानी कि उसकी संपत्ति और दायित्व क्या होंगे, खत्म हो चुके हैं। और जब जो आर्थिक चिट्ठा होता है उसमें हम लोग क्या दिखाते हैं, संपत्ति और दायित्व। जब फर्म ही नहीं है तो उसकी संपत्ति और उसकी दायित्व होंगी ही नहीं, तो आर्थिक चिट्ठा बनाने का भी कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये 4 खाते बनाने होते हैं। तो आइए इन सभी को हम आपको डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वसूली खाता क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ लिखा है कि फर्म के विघटन के समय संस्था की समस्त संपत्तियों, लेकिन रोकड़ एवं बैंक को छोड़कर, की बिक्री तथा समस्त दायित्व यानी कि पूंजी, संचय आदि के तथा व्यक्तिगत ऋण को छोड़कर के भुगतान से होने वाली लाभ हानि की गणना के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे वसूली खाता कहते हैं। यह एक नाम मात्र खाता होता है। देखिए, वसूली का मतलब क्या हुआ कि वसूल करना, यानी कि जब फर्म का विघटन होता है तो आपको ये पता है कि जो फर्म की जितनी भी संपत्तियां होती हैं उन्हें बेच दिया जाता है और जो भी फर्म के दायित्व होते हैं उनका भुगतान किया जाता है, ठीक है। तो संपत्तियों में जो रोकड़ है और बैंक है उसे तो हम लोग बेचेंगे नहीं, और दायित्वों में जो पूंजी है और संचय आदि के या फिर व्यक्तिगत ऋण है उनका भी भुगतान सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। तो इसलिए इसे वसूली खाते के अंतर्गत नहीं दिखाया जाता, यानी कि संपत्तियों में रोकड़ और बैंक को, और दायित्वों की बात करें तो पूंजी, संचय आदि के या फिर कोई व्यक्तिगत ऋण है, तो इसे छोड़कर बाकी जितनी भी हमारी संपत्ति और दायित्व होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, वसूली खाते के अंतर्गत दिखाते हैं, तथा उनसे जो हमें राशि प्राप्त हुई या फिर जितनी भी राशि का हमने भुगतान किया उसे हम लोग क्या करते हैं, वसूली खाते के अंतर्गत दिखाते हैं। और उससे हमें कितना लाभ हुआ है या फिर कितनी हानि हुई है उसकी हम लोग क्या करते हैं, गणना करते हैं। और फिर उस लाभ हानि को जो हमारे पार्टनर्स हैं उन सभी में उनके लाभ हानि अनुपात में क्या करते हैं, बांट दिया जाता है। इसकी जो प्रकृति होती है यानी कि इसका जो नेचर है इस खाते का, वो होता है नाम मात्र खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट, जो कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारा नॉमिनल अकाउंट जो है वो आय व्यय से संबंधित है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या होता है, नाम मात्र खाता होता है। अब वसूली खाता एग्जैक्टली अच्छे से आपको समझने के लिए इसका जो फॉर्मेट होगा वो समझना पड़ेगा। तो आइए हम आपको इसके फॉर्मेट को अच्छे से समझा देते हैं। तो देखिए, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का ये सिंपल सा फॉर्मेट है, जैसा कि अभी तक आप लोग बनाते आए हैं। जैसा हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे सेम वैसे ही हमारा रियलाइजेशन अकाउंट भी दिखने में है। अब इसके अंदर हम लोग लिखते क्या है, कौन कौन सी मदें कहाँ दिखाई जाती हैं, तो उसे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमें यहाँ पे लिया है कि संस्था की समस्त संपत्तियों की क्या होती है, बिक्री को दिखाया जाता है। तो बिक्री हम लोग कब दिखाएंगे, जब पहले हमें संस्था की सभी संपत्तियाँ दिखाएंगे, और संपत्तियाँ कहाँ दिखाई जाती हैं, डेबिट साइड में दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टू ऑल एसेट्स कर लीजिए या फिर टू सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री मतलब क्या क्या, विविध हो गया, ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार के एसेट्स। अब फॉर एग्जांपल हम आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, यहाँ तक कि अगर गुडविल है तो गुडविल भी दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। इसी तरीके से और भी एसेट्स जो हमारे क्वेश्चन में दिए होंगे उन सभी एसेट्स को, जो भी हमारे बैलेंस शीट में दिया होगा उन सभी एसेट्स को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, सिवाय किसके, रोकड़ और बैंक के, ठीक है। रोकड़ और बैंक जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाए जाएंगे। तो आर्थिक चिट्ठे के जितने भी एसेट्स होंगे सबसे पहले हम उन्हें करेंगे डेबिट साइड में लिख लेंगे उनके नाम के साथ। जैसे फर्नीचर है तो टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू गुडविल, ठीक है। उसके बाद आर्थिक चिट्ठे में हमारे जितने भी दायित्व हैं, ठीक है, उन दायित्वों को, दायित्व क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, तो उन सभी दायित्वों को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उनके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो बाई सन्ड्री लायबिलिटीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप क्रेडिटर्स हो गया, आपके आर्थिक चिट्ठे में होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर देय विपद यानी कि बिल्स पेबल हो सकता है। इसके अलावा और भी सारे जो दायित्व हैं वो दिखाए जा सकते हैं। लेकिन कौन से दायित्व नहीं दिखाएंगे, तो हमें पूंजी यहाँ पर नहीं दिखाना है, या जो कि साझेदारों की पूंजी होगी, अगर संचय दिया तो उसे नहीं दिखाएंगे, आदिक है तो उसे नहीं दिखाएंगे, कोई व्यक्तिगत ऋण है साझेदारों का तो उसे नहीं दिखाएंगे, ठीक है। उसे छोड़ के जो भी हमारे बाह्य दायित्व होते हैं, जिन्हें हमें बाहर के लोगों को भुगतान करना होता है, उन सभी दायित्वों को यहाँ पे दिखा देंगे। अब इन दोनों की ही जो वैल्यू होगी, जो हमारे आर्थिक चिट्ठे में जो वैल्यू दी होगी, उन्हें उन्हीं के वैल्यू पे यहाँ पे हम लोग को क्या करना होना, दिखाना होगा, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है कि जो हमारे एसेट हैं उनकी क्या होगी, यहाँ पे बिक्री की जाती है, ठीक है, उन्हें बेचा जाएगा। तो बेचा जाएगा तो हमें क्या होगा, पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे एसेट डेबिट साइड जब बेचेंगे तो यहाँ पे बाई बैंक या फिर कैश अकाउंट, जैसा भी हमारे क्वेश्चन में होगा वो हम लोग करेंगे, बाई बैंक या फिर कैश अकाउंट कर देंगे। क्यों करेंगे, तो सेल ऑफ एसेट के लिए, ठीक है, सेल ऑफ एसेट्स। अब कैसा एसेट्स, जैसे मान लीजिए यहाँ फर्नीचर है, ठीक है, तो हमारा फर्नीचर बिका है तो फर्नीचर जो बिका है वो दिखा देंगे, बिल्डिंग बिकी है तो बिल्डिंग दिखा देंगे, जो भी हमारी संपत्तियाँ बिकी है वो दिखा देंगे। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो उनकी सेलिंग वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा आप अच्छे से कि ये सेलिंग प्राइस होगी,
जिस मूल्य पे उन्हें बेचा जा रहा है वो यहाँ हम लोग दिखाएंगे, और ये जो यहाँ पे जो प्राइस होगी वो रियल प्राइस होगी, जो उनकी प्राइस आर्थिक चिट्ठे में है वो। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों प्राइस जो है वो रियल प्राइस है, जबकि ये प्राइस जो है वो क्या है, वो सेलिंग प्राइस है। जैसे मान लीजिए आपका फर्नीचर 10,000 का था, लेकिन जब आपने उसे बेचा तो आपने 8,000 में बेचा, तो यहाँ पे 10,000 दिखाएंगे और फर्नीचर का यहाँ पे 8,000 रुपये दिखाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो जितने भी एसेट बेचे जाएंगे उन्हें हम लोग बैंक या कैश करके यहाँ पे सारी एसेट्स को दिखा देंगे उनके सेलिंग प्राइस पे। फिर जब हम लोग एसेट को बेच लेंगे तो हमारे दायित्वों का क्या होगा, भुगतान होगा। तो दायित्वों को भुगतान करने के लिए डेबिट साइड में हम लोग दिखाएंगे टू बैंक या फिर कैश। ठीक है, टू बैंक या फिर कैश अकाउंट दिखाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा पेमेंट ऑफ, ये क्यों दिखा रहे हैं, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी के लिए। कौन सी लायबिलिटी, तो आपके क्रेडिटर्स का भुगतान आप करेंगे उसे दिखा सकते हैं, आपके बिल्स पेबल का भुगतान करेंगे उसे दिखा सकते हैं, और भी जो दायित्व होंगे उन्हें दिखा सकते हैं। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ होगा कि जो यहाँ पे पेमेंट प्राइस होगी उसे दिखाएंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपके क्रेडिटर्स जो थे वो आर्थिक चिट्ठे में 10,000 रुपये के थे। ठीक है, लेकिन जब आप उनको भुगतान करें तो आप उन्हें 9,000 रुपये ही भुगतान करते हैं। यहाँ पे आप 9,000 दिखाएंगे, जबकि यहाँ पर आपकी जो है रियल प्राइस 10,000 की उसे दिखाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद जब हम लोग वसूली करते हैं, ठीक है, यानी कि जब हमारे फर्म का विघटन होता है तो उस कंडीशन में कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं हमारे फर्म के विघटन को लेकर के, तो उस टाइम में भी हम लोग उसे दिखाएंगे। एक्सपेंसेस हैं तो यहाँ पे टू बैंक या फिर कैश अकाउंट हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी एक्सपेंस हुआ है विघटन के समय उसे दिखाएंगे। ठीक है, वो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। इसके बाद एक और चीज़ ये कि देखिए, हमने एसेट जो है वो हम लोग मेनली क्या करते हैं, बाहर बेचते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होती है जो फर्म के ही साझेदार होते हैं वो कहते हैं कि हम एक काम करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ फर्नीचर, तो साझेदार कोई ए है साझेदार, वो कह रहा है कि हम फर्म की फर्नीचर हम खरीद ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि साझेदार ही खरीद ले रहा है कोई फर्नीचर या फिर कोई भी संपत्ति। तो जब कोई साझेदार कोई संपत्ति खरीदता है तो उसके लिए उसके अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो बाई पार्टनर्स जो भी वो होगा उसका कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा देंगे सेल ऑफ एसेट के लिए। ठीक है, सेल ऑफ एसेट्स। जैसे मान लीजिए कि ए है कोई पार्टनर, उसने फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाई एस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, फर्नीचर, और जितने में भी उसने खरीदा है वो अमाउंट हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। यानी कि अगर हमने बाहर बेचा है तो बैंक या कैश का यूज़ करेंगे, और अगर हमारे क्वेश्चन में किसी पार्टनर का नाम दिया है, जैसे कहा है कि ए ने फर्नीचर खरीदा, तो फिर हम लोग वहाँ पर ए का नाम यूज़ करेंगे और वहाँ पर फर्नीचर उसको अलग से दिखाएंगे। सेम यही कंडीशन होता है लायबिलिटी में कि मान लीजिए कोई दायित्व है जिसका भुगतान कोई साझेदार जो है वो पर्सनली करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई साझेदार है बी, वो कह रहा है कि हम जो बिल्स पेबल है उसका भुगतान हम करेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो हो जाएगा डेबिट साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे जगह पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, और वो लायबिलिटी कोई भी हो सकती है, हमारे क्वेश्चन में जो दिया होगा वो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बिल्स पेबल का भुगतान बी कर रहा है तो यहाँ पे जगह टू बी और बिल्स पेबल दिखाएंगे, और जितने में उसने पेमेंट किया है वो पेमेंट हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। तो यहाँ पे भी जो होगा ये लायबिलिटी का जो अमाउंट होगा वो भी पेमेंट प्राइस पे होगा जितने में उस साझेदार ने पेमेंट किया है, और ये जो एसेट है वो भी जितने में उस साझेदार ने उस मशीन मतलब उस संपत्ति को खरीदा है वो जो है वो प्राइस यहाँ पर दिखाई जाएगी। ठीक, अब ये सब करने के बाद क्या होता है कि फर्म देखती है, दोनों साइड का टोटल हम लोग करेंगे और देखेंगे कि हमें लाभ हुआ है या हानि। तो जब हम लोग दोनों साइड का यहाँ पर टोटल कर देते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए लाभ हुआ है, मान लीजिए कि लाभ हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो, और अगर लॉस हुआ है तो यहाँ हो जाएगा बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ दिखाएंगे जैसा कि हम लोग हमेशा करते आए हैं, और लॉस हुआ है तो यहाँ दिखाएंगे। ठीक, तो आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे से रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आएगा। सिंपल सा हम आपको एक बार फिर से समरी के तौर पे समझा देते हैं। सबसे पहले जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं उसमें डेबिट साइड में हमारे आर्थिक चिट्ठी के अंदर जितनी भी संपत्तियां दी हुई हैं रोकड़ और बैंक को छोड़कर उन सभी संपत्तियों को उनकी जो रियल वैल्यू है उस पर दिखाएंगे, और क्रेडिट साइड में जितनी भी हमारे आर्थिक चिट्ठी में लायबिलिटीज़ दी हैं, साझेदारों की पूंजी आदि की संचिति ये सब कुछ छोड़ करके उन सभी लायबिलिटीज़ को उनकी रियल वैल्यू पे हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। उसके बाद जब हम लोग जो भी संपत्ति है जिसे बेच रहे हैं, अगर बाहर बेच रहे हैं तो बैंक या कैश अकाउंट का यूज़ करके उस संपत्ति को बेचेंगे और उसकी सेलिंग प्राइस दिखाएंगे। सेम उसी तरीके से जो हमारी लायबिलिटीज़ है उनको जब हम भुगतान कर रहे हैं तो डेबिट साइड में टू बैंक या कैश करेंगे, और जो भी लायबिलिटी का हम लोग भुगतान कर रहे हैं और जितने भी रुपए पे या फिर जिस प्राइस पे भुगतान करें वो प्राइस हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। अगर कंडीशन होती है कि कोई पार्टनर किसी एसेट को लेता है तो उस पार्टनर के नाम को दिखाएंगे और उस एसेट के सेलिंग प्राइस को दिखाएंगे, और अगर कोई पार्टनर किसी लायबिलिटी का
भुगतान कर रहा है तो उसे डेबिट साइड में उसके नाम से उस लायबिलिटी के भुगतान को दिखाएंगे। लास्ट में प्रॉफिट या लॉस होगा तो उस प्रॉफिट या लॉस को जो सारे पार्टनर्स हैं वो सारे पार्टनर्स अपने जो भी उनका पीएल रेशियो उस रेशियो में बांट लेंगे। ये क्लास था कि ये बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी विक्टन के समय व्यय होते हैं उसके लिए हम लोग इसको डेबिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये रिलेशन अकाउंट किस प्रकार बनाया जाता है काफ़ी अच्छे समझ में आया। थोड़ी बहुत भी अगर कन्फ्यूजन होगी तो जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी सारी कन्फ्यूजन क्या होगी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा जो हमारा खाता है। पहला तो था वसूली खाता जो कि हमने अच्छे से देख लिया है। दूसरा है साझेदारों का पूंजी खाता जो कि आप लोग स्टार्टिंग से पार्टनरशिप फर्स्ट से ही बनाते आए हैं, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी रहेगा। थोड़ी बहुत जो हल्की फुल्की चेंजेस आएंगी वो हम आपको क्वेश्चन के टाइम बताएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। साझेदारों का ऋण खाता वो भी सेम प्रोसेस है बनाने का। रोकड़ बैंक खाता तो ईजी है, आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो थे कि ये सारे खाते जो होते हैं वो फर्म के विक्टर पर बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे मेन था हमारा वसूली खाता यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी अच्छे से इस वीडियो के अंदर जो समझाया गया वो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो उसमें हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन अपना जो है क्वेश्चन का वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।